नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में हम बात करेंगे कोरोना की रफ्तार की। पिछले एक साल के कोरोना ने विश्व को बर्बाद कर दिया है, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, लोगों की जिंदगियां जा रही है। वहीं भारत में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के आंकड़े डराने वाले होते जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में कोरोना की रफ्तार काफी है। राजधानी दिल्ली में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिर अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही। खुद उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अस्पतालों में 90% आईसीयू बेड भर चुके हैं, यानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना की चपेट में है। 4 महीने पहले दिल्ली की जो हालत थी, वैसे ही हालत वापस दिल्ली की बनती जा रही है। 4 महीने पहले दिल्ली की हालत खराब हुई थी तो केंद्र सरकार ने मदद की थी। अब फिर दिल्ली को केंद्र सरकार मदद कर रही है। दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली को फिर से कोरोना की कहर से बचाने में जुटी है। हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती मामलों को देखते हुए एनसीआर में भी दहशत फैल गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है, ताकि दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों में कोरोना न फैल जाए। दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जा रही है। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली को बदनाम करने के लिए नोएडा में टेस्टिंग हो रही है। अब सवाल है कि दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग बदनाम करना कैसे हुआ। नोएडा को सुरक्षित रखने के लिए अगर डीएम रैंडम टेस्ट करा रहे हैं तो दिल्ली को आपत्ति क्यों है? क्या दिल्ली सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है? बार बार दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रहा है, इस पर बात करेंगे। पहले देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली में फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में 6,396 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 99 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस की संख्या 42,000 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मरीजों की मृत्यु दर और तेजी से बढ़ रही है और साथ ही साथ इनकी संख्या भी डरा रही है। होम आइसोलेशन में ही लोगों को ठीक हो रहे हैं। 26,000 लोग बहुत अच्छे से होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में अभी 16,000 के करीब बेड्स हैं, जिनमें से 50% खाली हैं, जो कोविड बेड्स हैं। इसके अलावा आईसीयू हैं। आईसीयू करीब 90% ऑक्यूपाई हो गए थे और हमें चिंता हुई थी कि अब इसको क्या करना है। तो बहुत अच्छे से प्रीएम्प्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार हैज बीन काइंड एनफ कि वो हमें अब 750 बेड्स आने वाले समय में देंगे। उन्होंने सोमवार तक 250 बेड्स देने की बात की थी, पर आई एम श्योर कि वो एक आध दिन में उसकी निटिग्रिटीज वर्कआउट हो जाएंगी। 250 तुरंत मिल जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके 750 बेड्स मिल जाएंगे। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। 5 एंट्री पॉइंट्स और 11 मेट्रो स्टेशन पर जांच की जा रही है। नोएडा प्रशासन द्वारा डीएनडी फ्लाईओवर चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा पर लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 8-10 मिनट में दे दी गई है। सही लग रहा, सही है, अच्छा है। टेस्ट करा रहे हैं सबका। आप कहाँ से आ रहे थे? आप? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अभी हम काम करने के लिए जा रहे थे सर। अभी कोरोना टेस्ट होगा, ये पता था आपको? नहीं, ये नहीं पता था। अभी टेस्ट के लिए कितना सही कारगर होगा ये? टेस्ट तो डेली होता है कंपनी में सर, लेकिन आई बात है कि काम पर जा रहे हैं और लेट हो जाएगा। नोएडा सीएमओ दीपक ओहरी ने बताया कि नोएडा में बाहर से संक्रमण तो नहीं आ रहा, ये चेक करने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। डीएम के निर्देश पर नोएडा दिल्ली सीमा पर रैंडम जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या हो। सीएमओ ने बताया कि गुरुवार को अशोकनगर से रैंडम टेस्टिंग हुई है। उन्होंने बताया कि जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी वो अगर दिल्ली का है तो उसे दिल्ली आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। अगर वह नोएडा का है तो उसे नोएडा में आइसोलेट किया जाएगा। उधर इस रैंडम टेस्टिंग पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी इसे कोरोना के मामले में दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश बता रही है। देखिए, दिल्ली वालों के ऊपर इस तरीके की हैरेसमेंट करना हमेशा से उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार का काम रहा है। सीरो सर्वे के एंटीबॉडीज का जो आकलन केंद्र सरकार ने कराया, उसमें साफ हो गया कि नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में,
दिल्ली में लगभग बराबर स्तर पे कोरोना फैला, लोगों के अंदर एंटीबॉडीज है। देखिएगा, पहली बात तो मैं क्लियर करता हूँ कि दिल्ली में लॉकडाउन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो फिर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है। तो उसके लिए अभी तो प्लान है बस। दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ने के बाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने मंगलवार शाम को इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी की। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना जाँच करने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। और जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली इसका सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी दिल्ली हो रही है, उसी को लेकर आज की हमारी चर्चा है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आनंद साहू जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वंशराज दुबे जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं आम आदमी पार्टी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राहुल भार्गव जी जुड़ चुके हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा वंशराज दुबे जी आपसे है। सर, बीते दिनों की अगर हम बात करें, बीते कई दिनों से लगातार दिल्ली में जो केसेस आ रहे हैं वो 5000 से ज्यादा आ रहे हैं और देश में एक तरफ जहां केसेस की रफ्तार कम हो रही है, वहीं दिल्ली, राजधानी दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये एक खतरा है दिल्ली के लिए। सर, तो ये माना जाए कि दिल्ली सरकार की कहीं पे चूक हो गई है, कहीं पे गलतियां हो गई है, जिसकी वजह से जब एक टाइम ऐसा था कि दिल्ली में केसेस आने कम हो गए थे, लेकिन अब दोबारा ये केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए दिशा जी, ऐसा है कि जो लगातार आज केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। आप देखिए कि अभी जो दीपावली का सीजन था, उस समय उत्तर प्रदेश ने दिल्ली और तमाम पूरे देश के लगभग बाजार जो थे वो ग्राहकों से और जो खरीदारों से पूरे भरे हुए थे। तो दिल्ली में भी उसको आपने देखा लगातार वहां पे किस तरीके से भीड़ रही है। पॉल्यूशन दूसरा एक और भी कारण रहा वहां पे, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो बॉर्डर है, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के लोग भी जो है जाके अपना दिल्ली में ही इलाज कराते हैं। तो एक दूसरा सबसे बड़ा कारण तो ये भी है बढ़ने का। लेकिन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश भी किया है कि अभी तक जो लगभग 60,000 टेस्टिंग पर डे होती थी, अब वो बढ़कर लगभग 1 लाख हो चुकी है। यानी कि अब जब ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा केस निकलेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए केंद्र सरकार की सराहना भी की है कि भाई देखिए, ये बीमारी से लड़ना सिर्फ अकेले अरविंद केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। आज अगर दिल्ली में दोनों पार्टियां एक तरीके से केंद्र में, एक राज्य में हैं, तो दोनों का दायित्व है कि उस पर किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से दिल्ली के लोगों का भला करना है। और लगातार दिल्ली सरकार उस पर काम कर रही है। अभी जैसा कि आईसीयू की बात है, तो अगले 2 दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 750 आईसीयू बेड और दिल्ली सरकार की तरफ से 663 आईसीयू बेड का इंतजाम अगले 24 घंटे के अंदर। जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, और आप ही ने कह दिया कि केंद्र सरकार भी 750 बेड का यहाँ पे इंतजाम कर रही है, तो ये तो जाहिर है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वो भी कम होते जाएं। सवाल मेरा आनंद साहू जी आपसे है। सर, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं उसका एक रीजन ये है कि बाहर राज्य से जो लोग आते हैं, दिल्ली एनसीआर के जो लोग आते हैं, वो दिल्ली में आके टेस्टिंग करवाते हैं, उसी कारण जो दिल्ली के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, कितने सहमत हैं आप इससे? देखिए, ऐसा है, पूरे देश में हर जगह के लोग एक दूसरे जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। जी, लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेके अब तक जितना भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, लोग सड़कों पे पैदल निकल गए थे, याद करिए आप। और दिशा जी, इसीलिए मुझे लगता है कि ये कारण कहना, ये अपनी कमजोरी को छुपाना है का, और 3-4 बड़ा कारण है। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल जी सुर्खियों में बने रहते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट। मास्क लगाइए, उस दूरी बना के रखिए, होर्डिंग में बहुत सारे रुपया लगाए हैं, और पोल्यूशन के नाम पर स्विच ऑन स्विच ऑफ पे सैकड़ों करोड़ लगा दिया।
अगर इतने के जी तो आनंद मुझे लगता है साहब, इस प्रकार का समस्या नहीं, जी इसीलिए कई बार दिल्ली की सरकार को मैं कहता हूं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते तो शायद दिल्ली जो है वो महानरक हो जाता। आदरणीय गृह मंत्री जी जिस तरह से इमरजेंसी का हालात देखते हुए खुद टेक ओवर किया था विषय को और हजारों करोड़ रुपए लगा उसमें व्यवस्था बनाया और जिसके कारण लोगों में विश्वास बना। लेकिन केजरीवाल जी हर विषय को लेकर के राजनीति करना, अपना चेहरा चमकाना और होर्डिंग बैनर, रेडियो, टीवी में अपने पैसा जो है अनावुल खर्च करना। अगर आप देखेंगे आदरणीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी उतना काम किए हैं, उतना एक भी रेडियो टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। लोगों को मालूम है कि काम कर रहे हैं, जी लेकिन केजरीवाल कोई भी काम करते हैं, चाहे मोहल्ला खुलने के नाम पर इतना पैसा उसमें होर्डिंग, हर क्लिनिक जहां पर क्लिनिक में दवा नहीं बांट, जितने डॉक्टर में उससे ज्यादा होर्डिंग बैनर पूरा अमेरिका तक एडवर्टाइजमेंट जा रहा। तो ये पैसा जो है बहुत कद है, जनता का गाड़ी कमाएं और जनता आप देखिए दूसरी ओर इधर एमसीडी में जो एम्प्लॉय है ऐसा नहीं है, नहीं दे रहे हैं। इससे पहले पूरे ऐसी आपात स्थिति कभी नहीं हुआ, ऐसी घटिया राजनीति कभी नहीं हुई। लेकिन ये जो है अरविंद केजरीवाल जी का बहरूपिया रंग रूप सब दिख रहा है, जो अपने गुरु को नहीं छोड़ा, वो अपने बच्चों का कसम खा के तोड़ा, वो जनता के साथ कैसे हो सकता है? उनको तो अपना चेहरा चमकाना है, राजनीति करना है। और इसीलिए दिल्ली में आज आप देखिए बाजारों में सब जगह खोल दिया है बाजार, और वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। और ये भी है सबसे बड़ी बात, और देखिए दूसरे राज्यों में हर प्रकार का वहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। मरीजों के लिए दवाइयों का व्यवस्था हो रहा है, स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर आज भी चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश जी जितने बिल्कुल सर, बिल्कुल जागरूक। जब से कोरोना सामने आया है तब से यही सबसे पहला सवाल और सबसे पहला जवाब भी यही होता है कि लोगों को जागरूक करना है, उसके बाद ही कोरोना से हम निपट पाएंगे। सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपसे है। सर, ठंड बढ़ती जा रही है और कोरोना का जो केसेस है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देश में जो कोरोना का मीटर है वो थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, ऐसा लगता है कि जो दिल्ली वासी हैं वो ये समझ नहीं रहे हैं कि घर से अगर बाहर जाना है तो जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई है उन गाइडलाइंस का पालन करना है। सर, ऐसे तो हम कोरोना पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहली बात है, अगर मेरे को 3 मिनट दिए जाएं जी, जब सबको पता है 8 महीने से कि जागरूकता अभियान है, तो इसमें दोनों की गलती नहीं है क्या? सरकार को पता था कि दिवाली होगी जी, छठ पूजा आएगी, रक्षाबंधन आएगा, तो क्यों नहीं राजनेताओं ने स्ट्रिक्टली लोगों को बोला पालन कीजिए? क्या सिर्फ आके टीवी पे चैनल पे आके मास्क बोलने से लोग मान जाते? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या जनता को नहीं पता था कि सदर बाजार में 2 लाख लोग जाएंगे तो कोरोना बढ़ेगा? जनता की यहाँ पे हालत कितनी खराब थी। अब तीसरी बात, हर बार सरकार के नुमाइंदे ये बोलते हैं कि हमने बेड बढ़ा दिए, 750 बेड कर दिए। उन बेड में जाता कौन है? गरीब से गरीब आदमी, जिसको जो अमीर आदमी है, जिसको अच्छा इलाज चाहिए, वो मैक्स जाता है, फोर्टिस जाता है, अपोलो जाता है, गुड़गांव में जाता है, नोएडा में जाता है, जहाँ सारे बेड भरे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि सिर्फ कागजी हकीकत में, कागजी पन्नों पे आपने 750 बेड दे दिए, वहाँ क्वालिटी क्या है? क्या लोग वहाँ जाके उनको लेते हैं? आपने दिवाली मना ली, आपने सब कुछ कर लिया, क्या आपने सोचा कि अब अस्पतालों की हालत क्या है? मैं आपको अस्पतालों की हालत बताता हूँ। दिल्ली, नोएडा में सारे अस्पतालों के आईसीयू भरे हुए हैं। गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से एम्बुलेंस भर भर के दिल्ली और गुड़गांव आ रही है, क्योंकि वहां पे सुविधा अच्छी
या बुरी जैसी भी हो सकती है, या उनका विश्वास का माध्यम है जिसकी वजह से वो दिल्ली गुड़गांव में आके इलाज करा रहे हैं। जी 8 महीने से लड़ते लड़ते डॉक्टर और नर्सेज थक गई है कि क्या बार बार आप अपने मनोरंजन के लिए मार्केट में जाएं और उसके बाद डॉक्टर और नर्सेज आपको झेलते रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? कभी आपने सोचा इस बात का कि आप टायर्ड हॉर्स को फ्लॉस किए जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वो हॉर्स में काम करना बंद कर दिया तो देश में कौन देखेगा? आप दिल्ली में हिंदू रॉ में डॉक्टरों को सैलरी नहीं देते, थाली भी हो गई, दिया भी हो गया, फूल भी हो गए, उसके बियॉन्ड क्या हर्षवर्धन जी ने एक बार भी डॉक्टरों के प्रति संवेदना जाहिर करी इतने दिनों में? और अब ये कोविड का सीजन में जब आपको सितंबर से पता था कि ये केसेस बढ़ेंगे तो आपने फिर वही किया कि फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं करी, आपने कोई भी प्लानिंग नहीं करी। अब केसेस बढ़ते जा रहे, तब आनंद फानंद में 750 बेड, 1000 बेड, 2000 बेड, ये कब तक करता रहेगा दिशा जी? बिल्कुल सर, एकदम मतलब जब चीजें एकदम एंड में आ जाती है उस समय सरकार हाथ फैलाती है, उस समय सरकार आती है सामने की अब हम कुछ करेंगे, लेकिन पहले से ये सब चीजें नहीं हो जाती है। बिल्कुल सर, दोनों पार्टी से निवेदन है कि पॉलिटिक्स छोड़ के, बिल्कुल की राजनीति छोड़ के प्लीज कॉमन आदमी के लिए सोचिए। जिन्होंने आपको चुना है वो आपकी बात सुनते हैं, उसको कड़ाई से पालन करिए। बिल्कुल, ये केंद्र सरकार का भी दायित्व है और राज्य सरकार का भी यही दायित्व है कि जनता की बात वो सुने। कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा डॉक्टर नेहा गुप्ता जी आपसे है। मैम, जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ब्रेक से पहले जाने से पहले भी डॉक्टर राहुल भार्गव भी इसी तरह से का कहना भी यही था कि इतने निष्पक्ष भाव से जब डॉक्टर काम कर रहे हैं और उनको सैलरी नहीं मिल रही है, दिन रात लगे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान अगर लोगों के द्वारा इस तरह की अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का को यूज नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं, मास्क पहनकर बाहर नहीं निकलते हैं, तो क्या और भी रीजन हो सकते हैं जिससे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको हम रोक सके? जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा, अगर लोग अपने प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, जो सरकार बार बार आपको एडवाइजरी जारी करके है, आपको बता रही है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, दूरी बनाकर रखिए, लोग त्योहारों पर आकर ये सब भूल जाते हैं कि हम एक पैंडेमिक के अंदर हैं। इसमें अभी वी आर इन अ स्पेशल सिचुएशन जहां हमें सारे जो भी एडवाइजरी है उसको हमें देखकर चलना है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट अब आप दिवाली पर देखेंगे तो लोगों का, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी करे, पटाखों के लिए मना करा, लोगों ने फिर भी पटाखे जलाए, मना करा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, लेकिन आप देखिए जो भी मेन मार्केट्स हैं उनमें इतनी भीड़ है जैसी नॉर्मल समय पर होती है, नॉन कोविड टाइम में होती थी। अगर ऐसा ही लोग करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा वर्कलोड है हॉस्पिटल्स में वो बढ़ेगा और आगे जाकर लोगों को ही हॉस्पिटल में बेड मिलने में परेशानी होगी और जिसकी वजह से प्रोबेबली हमारी मोर्टालिटी रेट और बढ़ेगी। तो अगर हम ग्रास रूट लेवल पर लोगों को पर्सनल प्रोटेक्शन ही लोगों को अगर समझ में नहीं आ रही है और वे सोच रहे हैं कि अब मे बी 8 महीने हो गए हम इस बीमारी से लड़ते हुए, अगर वो अभी भी पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो आई फील बिफोर एनीथिंग एल्स हैपेंस हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और कोलैप्स कर जाएगा जी। वी कैन नॉट ऐसा, डॉक्टर भार्गव मैं आऊंगी आपके पास जी, कि आप खाली गवर्नमेंट से चाहें कि वो आपको सुविधा प्रोवाइड करे। अगर आप अपने पर्सनल लेवल पर नहीं कर सकते हैं तो प्रोबेबली आगे जाकर सब लोगों के लिए सफरिंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास जी। डॉक्टर भार्गव आप कुछ कह रहे हैं जी? दिशा जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बात है कि लोग इतने बेखौफ क्यों हैं, निडर क्यों हो गए? क्योंकि सरकारें कहती है कि मोर्टालिटी से 1.53% है, परेशान मत होइए। सिर्फ 5 लाख लोग इस समय एक्टिव केसेस है, परेशान मत होइए। किसी ने ये बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कितना है? किसी ने बताया कि 3 से 4% लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, 2 लाख रुपए का बिल बनता है। किसी ने बताया कि इकोनॉमी पे कितना बड़ा एक बोझ है जब अस्पताल में मरीज को पैसा देना पड़ता है। उस चीज से आप बिल्कुल निडर है। हमने लोगों को असलियत नहीं दिखाई कि कोरोना फैल सकता है, आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है, आप डर के रहिए। हमने उनको निडर छोड़ दिया। चलिए निडर छोड़ दिया बात है,
आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट है। 8 महीने से जो जनता को आप नहीं सिखा पाए कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्या लॉ इन्फोर्समेंट नहीं यूज हो सकता उसमें? दोनों पार्टी सिर्फ धार्मिक चीजों पे लड़ाई झगड़ा कर रही है, रादर देन ये समझाने के लिए मरीजों को कि कितनी जरूरत है कि आप अस्पताल में भर्ती होकर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आप बार बार ये कहते हैं कि डरिए मत। अरे डरना जरूरी है। दोनों पार्टी से कहूंगा, अपने अपने लोगों को, फॉलोअर्स को कहिए, प्लीज डरिए, अभी डरिए, ताकि आगे भविष्य स्वर्णिम हो। हम जिंदा रहेंगे तो पूजा पाठ कर पाएंगे, धर्म को निभा पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अगर जिंदा रहेंगे तो धर्म को निभा पाएंगे। अभी इस समय लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस एक फ्लू जैसी बीमारी है जिसमें हम छोटा मोटा जुकाम खांसी होने के बाद हम रिकवर कर जाएंगे। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हॉस्पिटल में कितना वर्कलोड है, कितने पेशेंट्स मर रहे हैं। एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जिसको हम अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे डिजीज से लोग मर रहे हैं क्योंकि वो लापरवाही दिखा रहे हैं। दैट इज ऑल। अगर हम अभी जागरूक होकर गवर्नमेंट प्रॉबेबली अगर लॉ इन्फोर्स कर दे कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर एक समय पर इतने बड़ी एरिया में नहीं हो सकते, या कोई भी जैसे शुरुआत में था कि मार्केट प्लेसेस बंद हैं जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें क्या जरूरत है अभी हमें कि सारी मार्केट दिवाली पर खुलें और सब लोग नॉर्मल जाकर शॉपिंग करें और सब रिश्तेदारों से मिलें। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम इस बात के लिए भी तैयार रहें कि अगर हॉस्पिटल में भर्ती होंगे और प्राइवेट सेक्टर में आएंगे तो 2 से 5 लाख तक का बिल बनेगा, जिसमें जो अगर आप आईसीयू में हैं और आप वेंटिलेटर 2% हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, 5000 केसेस रोज आते हैं, 1000 बेड रोज के चाहिए, 750 बेड तो ऊंट के मुंह में जीरा है। अब बार बार बड़ी घोषणाएं करते हैं कि 750 बेड मिल गए, इसलिए तो बुराड़ी में एक दिन में भर जाएंगे 750 बेड। क्या दोनों पार्टी ने सोचा क्या क्वालिटी कहाँ है, क्वांटिटी कहाँ है? उन अस्पतालों में जाना कौन चाहता है, नहीं जाना चाहता? आप जाके मैक्स के सामने देखिए, फोर्टिस के सामने देखिए, सर्वोदय अस्पताल के सामने देखिए, किस तरीके से एम्बुलेंस में भीड़ लगी पड़ी है। सर, जिस तरह से आपने बताया उस तरह से यही साफ होता है कि सरकार लोगों को ये कहने में एकदम सफल रही कि आप निडर रहिए, लेकिन ये कहने में सफल नहीं रही कि आपको कोरोना से डरना भी है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल है तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपको खतरा भी है हॉस्पिटल के अंदर, और जिस तरह से फीस लगातार हॉस्पिटल में ली जाती है उसका भी कहीं ना कहीं खतरा रहता ही है। लोकतंत्र में हम कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सीधा सवाल मेरा आनंद साहू जी आपसे है। सर, ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर नेहा दोनों ने यही कहा कि सरकार की तरफ से जो लोगों को निडर होने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों को ये चीज समझाई नहीं गई अभी तक। सर, 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन लोगों को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई है कि घर से बाहर अगर उनको जाना है तो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। सर, पिछले दिवाली के समय भी हमने देखा किस तरह से जो दिल्ली की मार्केट है, सरोजनी नगर की बात कर लीजिए, करोल बाग की बात कर लीजिए, सदर की बात कर लीजिए, भीड़ वहां पे हमको देखने को मिली, और शायद यही चीज सरकार समझा नहीं पाई जनता को। निश्चित रूप से देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार शुरू से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो अभी कोरोना गई नहीं है, 2 गज दूरी है जरूरी, इसका नारा दे करके बहुत सर नारा तो दे दिया, लेकिन लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही है ये चीज। समझ में आया है। देखिए, यहाँ पर हर एक राज्य वालों को समझ में आ गया, सब लोग अपना फुल फ्लेज काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी मीडिया में केवल प्रेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, होर्डिंग बैनर में, टीवी में, रेडियो में, मैंने आपको बता दिया। कम से कम आज आप देखिए, आप इस तरीके अगर ये अगर सड़कों में आ जाते और अपने जो भी फुट में काम करते तो ये शायद ऐसी है। आपको दिल्ली आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जाने के बाद अभी कोरोना टेस्ट करा के आना है, अब दिल्ली में जो आ रहा है उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। कोई कहीं भी जा रहा है, कोई कहीं भी आ रहा है। तो सर, अगर आपकी सरकार केंद्र में है तो ये आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप राज्य सरकार के साथ मिलकर उस जनता के लिए काम करिए, यहाँ पे राजनीति ना करके जनता के लिए काम किया जाए, क्योंकि जनता तो आपको इसी चीज के लिए वोट देती है। सर 1 मिनट, भार्गव जी, डॉक्टर भार्गव जी सुन लीजिए, अभी आप इतना उत्तेजित मत होइए, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए उसके बाद। नहीं, आप पॉलिटिक्स मत करिए सर।
कोरोना नहीं, के पॉलिटिक्स क्या? को लेके सुनिए। आप लोग करते हैं। डॉक्टर भार्गव जी, आप सुनिए, पनीर डॉक्टर हो क्या? हाउ यू आर टॉकिंग लाइक दिस? आप नहीं जानते हैं क्या? हाउ माय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, हाउ इज एक्टिंग? Not doing the politics, he is doing the action. Politics is doing done by this Arvind Kejriwal and his team. Why don't you talk about them? The state is not doing anything and you are expecting that the prime minister should do everything. How can it is possible? How can it is possible everything only prime minister will deliver and home minister? You should not expect this and कभी ऐसा सोचो नहीं मत। आप कर रहे हैं वैसे आम आदमी कर रहा है। आपने भी तो भाजपा इकट्ठा किया था लोगों को जब बिहार के इलेक्शन की क्या बात कर रहे कितने लोग हैं? अरे आप हजार मैंने मास्क बांटे, आपको तो पता भी नहीं है। डॉक्टर साहब, भाषण देने से इलाज नहीं होता है। डॉक्टरों ने और हॉस्पिटल ने तो लूटा है, लोगों को इतना लूट रहे हैं। आपको पता है हॉस्पिटल में जाते ही वहाँ लूटना शुरू कर दे रहे हैं कोरोना के नाम पे। आपको पता होना चाहिए इससे केजरीवाल जी क्यों कंट्रोल नहीं करते हैं, क्यों आरोप लगाते हैं? सर आप लोग सोचिए, पूरे देश में अभी हमारे एक रिलेटिव एडमिट हुए, उनको जबरदस्ती एडमिट कर दिया, बोले कि नहीं आपको एडमिट करना है। अरे सर सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, उसके बाद यू शुड टॉक लाइक दिस। डॉक्टर भार्गव उनको आने दीजिए, आपको समय मिलेगा। आनंद साहू जी, सुन लीजिए आप, जी पहले सुन लीजिए। डॉक्टरों ने एडमिट किया, उसके बाद उसको 3.5 लाख रुपए ले लिया और दलिया पानी जैसा उसको खिचड़ी दे रहे थे। सुन लीजिए, अरे डॉक्टर साहब आप सुने, वाई डू यू साउथ लाइक दिस? आई डोंट नो व्हाट डू यू गेट लाइक दिस? क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? सुनिए ना आप, इसमें क्या पॉलिटिक्स है? आप समझते नहीं है। आपको गरीब मरीज की व्यथा नहीं पता। गरीब मरीज का ही मैं बोल रहा हूँ। अरे आप सुनिए, आपको गरीब का परिभाषा मालूम है? क्या बात कर रहे हैं? गरीब की बात कर रहे हैं डॉक्टर, आपको पता नहीं है। I'm dealing about the informal sector for last 20 years. You don't know. आप ऐसे हल्ला कर रहे हैं बीच में। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बनना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए आम आदमी पार्टी। You don't talk like this in between, okay? Don't try to interrupt, please. आपके सारे मैं बता रहा हूँ ना, आप बीच में क्यों हल्ला मचा रहे हैं? डॉक्टर भार्गव, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर भार्गव, आपको भी समय मिलेगा। आनंद साहू जी, आपको भी समय मिलेगा। जेनून दिशा जी, मैं जेनून बातें बता रहा हूँ। गरीब लोग जो रेडी पटरी वाले हैं, आप देखिए, रेडी पटरी 6 महीना नहीं लगाया वो। रेडी पटरी वाले को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको 10,000 रुपया इंटरेस्ट सरकार की तरफ से देने का व्यवस्था किया। और देखिए दूसरा, घरों में काम करने वाले लोगों को भी जब बीमारी हुआ तो इलाज करने के लिए दिक्कत हुआ, और तो टैक्सी वाले तो हुआ, और भी राशन पूरे देश को। सुनिए, डोंट ट्राई टू इंटरप्ट इन बिटवीन वालों को दिया, लेकिन राजनीति करते हैं। आप आवाज को दबाने की कोशिश ना करिए आनंद साहू जी। उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है पूरा देश जानता है। इसी प्रदेश में 2 मंत्रियों की डेथ हो गई कोरोना से, उस पर आपने कभी सवाल किया? चोर लोग हो और आप लोगों की वजह से दिल्ली ठगा गया है। कभी सवाल किया? सरकार पूरा दिल्ली को नहीं जारी करती, आप उस पर कभी सवाल करते हैं? यहाँ लफाजी करने का काम कर रहे हैं आप चैनल बैठ के। अरे हम तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं कि बीमारी के समय में कोई आनंद साहू जी, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा वंशराज दुबे जी आपसे है। मुझे ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। हाउ यू अलाउ देम? ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, नहीं दिशा जी, इनको चुप कराइए। आप बहुत बोलिए, पहले आप। आनंद साहू जी, 1 मिनट अपनी बात रखिए, फिर मैं वंशराज जी से सवाल पूछूंगी। न्यूज़पेपर होकर घरेलू कामगार, पोथी, धोबी, दर्जी, नाई, ये सारे दुखी हैं। आपने इसके लिए कुछ किया? प्रधानमंत्री जी ने राशन भेजा, उसके ऊपर 2-2 चम्मच चावल दे रहे हैं। डॉक्टर राहुल, डोंट ट्राई टू बी पॉलिटिशियन, ओके? अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एंड देन यू टॉक लाइक अ पॉलिटिशियन। करने के बाद कैंसर विशेषज्ञ होते, यू आर टॉकिंग लाइक ए पॉलिटिशियन, डोंट बिहेव लाइक ए पॉलिटिशियन। आई हैव सीन योर डिबेट नाउ। You don't know about me and you are just talking. डॉक्टर की क्या हालत है? हाँ, आपको पता ही नहीं है।
आनंद साहू जी, आपने अपना पक्ष रख लिया। अब मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन सवाल मेरा वंशराज जी आपसे है। वंशराज दुबे जी, सवाल मेरा आपसे है सर, जिस तरह से लगातार दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि ये केसेस कम हो सके? देखिए दिशा जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत होती है। दूसरा, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों का दायित्व है कि इसमें बराबरी से इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, उसको काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कही कि चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे आईसीएमआर हो, चाहे एम्स के डॉक्टर हो, सारे लोग दोगुनी ताकत के साथ इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लगातार अगले 24 घंटे के अंदर एक अच्छा संदेश दिल्ली सरकार देश की जनता को और दिल्ली की जनता को देगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो हर तरीके से हर तरह निगेटिव राजनीति करने में आमादा रहती है, एक बार भी उत्तर प्रदेश के आज जो बुलेटिन जारी होता था कोरोना का, वो बंद हो चुका। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 2 मंत्रियों की डेथ हो गई कोरोना वैश्विक महामारी में, नहीं करेंगे। यहाँ से डॉक्टर मर रहे हैं यहाँ पे कोरोना के वैश्विक कोरोना से, उस पर ये नहीं बोलते। ये लोग इनके लिए सुनिए कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में अगर अमित शाह जी जाते हैं और सिचुएशन ठीक हो जाती है तो सिर्फ दिल्ली है, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं जाते। ये उत्तर प्रदेश नहीं जाते, बिहार नहीं जाते, गुजरात नहीं जाते, सिर्फ दिल्ली में सिचुएशन ठीक हो जाती है। आप सोचिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, कि जो किरकिरी इनके आंख में हुई दिल्ली चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की, वो अभी तक इनको हार की हताशा बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लोग जो अभी चुनाव के दौरान वैक्सीन फ्री देने की बात कर रहे थे, राशन दिया नहीं, इनको चुप कराइए। पहले इनको चुप कराइए। मैं जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आनंद साहू जी को चुप कराइए। मरीजों की किसी को चिंता नहीं है, वो राशन पे रखते पड़े हैं, वो चिंता नहीं है डॉक्टर साहब। यू टेल मी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री लगातार इलाज का व्यवस्था, दवाई का व्यवस्था, राशन का व्यवस्था, पैसे का व्यवस्था सारे लोगों को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कोरोना के टाइम में मोर खेल रहे थे, मोर खेल रहे थे पार्क में। यहाँ पे लफाजी करके जनता को भड़काने का काम न करिए साहू जी। जनता आपकी नीयत को समझती है। जो लोग वैश्विक महामारी के दौरान भी राजनीति करने का काम करते हैं, आपदा को अवसर बदलने का काम आप लोग करते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में इस कोरोना के दौरान ऑक्सीमीटर के नाम पे दलाली खाई गई है। 700 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया। कौन जवाब देगा उस पर? राहुल भार्गव जी बैठे हैं। WHO ने बोला है कि यूपी स्टेट इज डूइंग फार बेटर इन द इंडिया। सर, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि आप लोग भारत की बात क्यों नहीं करते हैं? अपने राज्य की आप लोग बात कर रहे हैं, आप अपने राज्य की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि देश में हम लोग कोरोना के केसेस कम कर सकते हैं। दिशा जी, वंशराज जी, दिशा जी, आपके स्टूडियो में कितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं? कभी हम दिल्ली उत्तर प्रदेश में लोगों को बांटते हैं, कभी हम हिंदू मुसलमान में बांटते हैं। अरे मरीज परेशान है, उसकी भाषा समझ लीजिए। सर, अभी दोनों ही पार्टियां यहाँ पर राज्यों में देश को देश में जो राज्य है उसको अलग अलग जगह यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रही है, कैटेगराइज कर रही है। और यही सर नहीं सर, यहाँ पे यही चीज हो रही है, राजनीति हो रही है कोरोना को लेकर। यही चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो पार्टियां हैं वो भी यहाँ पे राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। सवाल मेरा नेहा गुप्ता जी आपसे है। डॉक्टर नेहा मैम, जिस तरह से लगातार जो पार्टियां हैं ये कह रही है कि अगर आप बात कर लीजिए बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की, सभी अपनी तरफ से अपने राज्य को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश में बाहर के देशों से केसेस कम हैं, तो मैम क्या आपको लगता है कि सच में ये केसेस कम हैं या फिर दूसरे राज्यों की तरह ही यहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं और ये बस एक तरीका है जो केसेस या फिर जो विफलता है उसको छुपाने का? मुझे लगता है डॉक्टर नेहा से संपर्क टूट गया है। नहीं, संपर्क है। मैं आपकी शुरुआत की बात नहीं सुन पाई।
मैम, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कोरोना के केसेस हमारे देश में जिस तरह से कम हैं दूसरे देश के मुकाबले, क्या आपको लगता है कि सच में ये केसेस कम हैं और जो रफ्तार अभी भी लगातार कोरोना के केसेस फिलहाल बंद नहीं हुए हैं, क्या ये सच में ऐसे कम हैं या फिर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जाती है? मैम, केसेस हमारे देश में कम नहीं है, लेकिन अब अगर हम देखें तो अब हमारे केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। अगर हम देखें तो कल भी 38,000 के करीब केस आए हैं, जो कि हम पहले 70,000 80,000 केस आ रहे थे। उससे डेफिनेटली केस के पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप देखेंगे एक थर्ड वेव है, जिसमें जो स्थिति हमारी जून में थी, ऐसी स्थिति हमारी इस समय है, जब हमारे पास करीब 6,000 7,000 के रोजाना के आ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट भी 15% के करीब हो गया था। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हमारे देश में केसेस कम है। जो हमारे यहाँ टेस्टिंग है वो भी उतनी पूरी नहीं है जितनी और देशों में है, बट जितनी रिपोर्टिंग है वो भी पूरी नहीं है। बहुत लोग डर की वजह से टेस्ट नहीं करा रहे हैं। माइल्ड सिम्टम्स होने पर वो घर में ही आइसोलेट होकर रह रहे हैं, या बिना पता करे, बिना टेस्ट कराए फ्रीली घूम रहे हैं, जिसकी वजह से और लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली केस कम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अभी अगर पॉजिटिविटी रेट को देखा जाए तो करीब 15% है, विच इज वेरी वेरी हाई। तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारी टेस्ट ही बहुत कम हो रहे हैं। खाली कुछ क्षेत्रों में टेस्ट अच्छे हो रहे हैं। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर अभी भी टेस्ट पूरी तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। अगर आप इसको भी देखेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कितना है, तो आई थिंक हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी हमारा बढ़ गया है पहले से। जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ पहले लोग आ रहे थे, अभी के अगर देखा जाए स्ट्रेन, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेशेंट्स आ भी रहे हैं हॉस्पिटल में, उसमें मोर्टालिटी रेट बढ़ी है पहले से। ये जो थर्ड वेव दिल्ली में है, इसमें आप देखेंगे कि मोर्टालिटी रेट डेफिनेटली पहले से ज्यादा है और लोगों में सीरियस इलनेस ज्यादा है जी। तो इसको सोचकर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हम कि हमारे देश में केसेस कम है और हमें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम सब वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं बाकी देशों के जैसे, और आई फील जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें इस बीमारी से डर कर रहना है, अपने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए आपस में संक्रमण ना हो इसका पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल मैम। सवाल मेरा वंशराज दुबे जी आपसे है। जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा था, अगर आप देखेंगे तो जो पेशेंट्स डायग्नोस हो रहे हैं और उनके संपर्क में आए हुए चैन को खंगालने का जो कार्य होना चाहिए था ठीक तरह से, वो नहीं हो रहा। दूसरा, जो ट्रीटमेंट का जो रेट है वो हर एक अस्पताल में अनाप शनाप लिया जा रहा है। किसी अस्पताल में जाएंगे तो कई लाखों में ले रहे हैं, कोई हजारों में ही इलाज करके दे दे रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो लूट है, उससे भी सरकार जो है, दिल्ली सरकार को चाहिए था कि सारे हॉस्पिटल को एडवाइजरी जारी करना। और सर इसलिए भी आप दिल्ली सरकार के ऊपर नाम लगाएंगे? वो तो एडवाइजरी ऑलरेडी जारी है ना। टेस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट हो, और वो टेस्ट जो है कम से कम पैसे उसमें हो। अभी हमने टेस्ट कराया। एक मिनट डॉक्टर साहब, व्हाई यू आर शाउटिंग? आई डोंट नो, इतने पढ़े लिखे आदमी आप इतना चिल्लाते क्यों? आप गलत बोलते हो। आप क्या गलत बोला आपने? करते हो। अरे सर एक मिनट आप सुनिए, आप वो जो मैं गलत बोलता हूँ ना उसको आप बाद में काउंटर करना, खूब चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना कि खून आ गया आपका, है ना। लेकिन मैं उसके लिए नहीं रोकूंगा। आप गलत कर रहे हैं, आप अभी शांत रहिए, ठीक, बीच में मत बोलिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, बात सर एक मिनट के अंदर बात रखिए क्योंकि मेरे पास समय कम है। हमने एक आदमी का टेस्ट के लिए 2400 रुपया दिया और हमने घर पे हमारा फैमिली जो है आइसोलेट होकर के, जो डॉक्टरों ने एडवाइस किया तो एक एक व्यक्ति के लिए करीब करीब 8,000 रुपया का दवाई पड़ा। अभी खाए हम लोग पूरे फैमिली, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कहाँ से आती है सर? दवाई सरकार को फ्री? अरे सर आप रुकिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए तो। ये बार-बार कॉस्ट में आ जाते हैं सर।
गरीब आदमी आप सुनिए ना, आप कैसे डॉक्टर हैं, मुझे तो डाउट हो रहा है आपका ये डॉक्टर ऐसे बीच में इतना बोलते हैं। सच्चाई बोलते हैं तो कैसा डॉक्टर है बताता है। सर आप प्लीज कीप पेशेंस, यू नो आई हैव बीन डिबेटिंग फॉर मोर देन 10 years, 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, आप ऐसे बीच में बोलते हैं जैसे आपको एकदम स्ट्रीट वेंडर वाले आ गए। ऐसे नहीं बोलिए सर बीच में, आप गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है सर, गलत नहीं बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। सर आप पर्सनल टिप्पणी क्यों कर रहे हैं सर? आप सर ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। एक आखिरी सवाल मैं वंशराज दुबे जी आपसे लेना चाहती हूँ सर, क्योंकि सवाल यही उठता है दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है, अभी जैसे हमने आनंद साहू जी को भी सुना, उनकी तरफ से लगातार आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है केंद्र सरकार की तरफ से आपको हर वो मदद मिल रही है जो कोरोना के केसेस दिल्ली में कम कर सकती है? और आने वाले दिनों में क्या दिल्ली के लोगों को कोरोना से निजात मिल पाएगी? वो जो पहले वाला समय वापस आ पाएगा जो बीच में दिल्ली में जब 1000 से भी कम केसेस आ रहे थे, वो समय वापस आ पाएगा कि कम खत्म हो जाए कोरोना के केसेस? वंशराज दुबे जी, आपको डिसिप्लिन चाहिए। दुबे जी। विशा जी, इसके लिए समय आ सकता है जी, पर डिसिप्लिन चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए और लोगों ऑन बिहाफ ऑफ आम आदमी पार्टी टू एड्रेस एवरी क्वेश्चन। ही इज सो इम्पेशेंट, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया आपको डॉक्टर। मुझे लगता है वंशराज दुबे जी का संपर्क हमसे टूट गया है। एक आखिरी सवाल में डॉक्टर भार्गव आपसे ही लेना चाहूंगी सर, लोगों को, क्योंकि जब भी हम डिबेट करते हैं सर यही बात सामने निकल कर आती है कि लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन सर समझा कर अब लोगों को थक चुके हैं। 1 साल हो गया है, इतना तो लोगों को भी समझ जाना चाहिए था कि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। यहाँ पे सरकारों का भी यही काम है। बोलूंगा इसके बाद आप जवाब ले लीजिएगा। 1 सेकंड, 1 लाइन में बोलता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक छोटी सी लाइन जल्दी से बोल दीजिए क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं ये कह रहा हूँ जो लॉकडाउन लगातार चल रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, ऐसे जो डे टू डे लाइफ में काम कर करके रोजी रोटी चलाते थे, उनको ऐसे भी भूख से भी मरने का नौबत आ गया। और ये भी एक कारण है कि मास्क और सब लगा के कैसे भी करके वो बाहर निकल के काम कर रहे, तो संपर्क आ रहे, और वो उसका भी एक नतीजा है कि वो इस प्रकार से संक्रमित हो रहे हैं। ये जो है, ठीक है सर, मेरे पास वक्त नहीं है सर। एक लास्ट कंक्लूजन डॉक्टर भार्गव आपसे सर, एक लास्ट कंक्लूजन, टाइम काफी कम है। दोनों पार्टी से निवेदन है राजनीति नाट से डिसिप्लिन को इन्फोर्स करे और अपना सहयोग दोनों मिलके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, डॉक्टर है, मरीज को मरीज समझ के बेड बना के दे दिया। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल डॉक्टर नेहा, डॉक्टर भार्गव और आनंद साहू जी, एक आखिरी सवाल डॉक्टर नेहा से करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास काफी कम समय है। डॉक्टर नेहा, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों और देशवासियों को कोरोना से निजात मिल पाएगी? जिस तरह से अभी हालात दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे राजनीति कर रही है। मैम, ये राजनीति का समय नहीं है, ये अभी हमें अपना सेल्फ प्रोटेक्शन का समय है। अगर हम समझदारी से मास्क पहनकर, जिन लोगों को जरूरी काम पर जाना है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, अगर वो लोग मास्क पहनकर अपने हाथ को बार बार धोकर या सैनिटाइज कर काम पर जाएं और लोगों से दूरी बनाकर अपना काम करें। ठेले वाले लोग ठेले का काम करें, जो लोग घरों में काम करते हैं वो भी मास्क पहनकर सारा सोशल डिस्टेंसिंग कर करें, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सोशल गैदरिंग हो रही है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से हर वो प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना के केसेस कम हो, लेकिन ये बात जनता को भी समझनी होगी कि जब वो अपने घर से बाहर निकले तो सोशल गैदरिंग ना करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और घर से बाहर जब भी जाए सैनिटाइजर हाथ में रखें और मास्क पहन के निकले, क्योंकि कोरोना अगर जिस तरह से रफ्तार अपनी पकड़ रहा है, दोबारा अगर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो ये खत्म करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ लोकतंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।